लियोनार्डो द विंची, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? मोनालिसा, है ना? या फिर द लास्ट सपर? बिल्कुल। लेकिन उनकी जीनियस सिर्फ कैनवास तक ही नहीं थी। आज हम बात करेंगे उनके एक ऐसे सपने की, एक ऐसे आविष्कार की जो उनकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी, एक उड़ने वाली मशीन। जरा सोचिए, हम बात कर रहे हैं साल 1485 की। एक ऐसी दुनिया जो आज से बिल्कुल अलग थी। तो सवाल ये उठता है, क्या उस जमाने में किसी इंसान के लिए पक्षियों की तरह आसमान में उड़ना मुमकिन था? उस दौर में ज्यादातर लोगों के लिए तो ये सोचना भी पागलपन था, लेकिन लियोनार्डो के लिए नहीं। उन्हें पक्का यकीन था कि अगर प्रकृति ये कर सकती है तो इंसान क्यों नहीं। तो चलिए पहले हिस्से में देखते हैं इंसानी उड़ान का यह सपना। आखिर ये मशीन थी क्या और इसकी कल्पना की कैसे गई थी? लियोनार्डो के इस आविष्कार का नाम था ऑर्निथॉप्टर। अब इसका जो बेसिक आइडिया था वो बहुत सीधा सा था। पक्षी कैसे उड़ते हैं? अपने पंख फड़फड़ाकर, राइट? तो लियोनार्डो ने सोचा, क्यों ना एक ऐसी मशीन बनाई जाए जो बिल्कुल यही काम करे। और ये डिजाइन हवा में नहीं बनी थी। लियोनार्डो ने अपनी प्रेरणा सीधे प्रकृति से ली। उन्होंने घंटों, शायद दिनों, पक्षियों को उड़ते हुए देखा, चमगादड़ के पंखों की बनावट को स्टडी किया, यहां तक कि हवा में तैरती पतंगों को भी। उनकी नोटबुक्स इन सब चीजों के स्केच से भरी पड़ी हैं। साफ पता चलता है कि वो उड़ान के हर छोटे से छोटे पहलू को समझना चाहते थे। और ये कोई छोटा मोटा खिलौना नहीं था। लियोनार्डो की मशीन के पंखों का फैलाव पता है कितना था? 33 फीट। अंदाजा लगाने के लिए सोचिए, ये आज की एक बस से भी ज्यादा चौड़ा था। मतलब उनकी सोच का पैमाना ही अलग था। तो सवाल यह है कि इसे उड़ाना कैसे था। कल्पना कीजिए, एक पायलट मशीन के बीचों बीच पेट के बल लेटा है। वो अपने पैरों से एक क्रैंक को पेडल कर रहा है ताकि पावर मिले। साथ ही और ज्यादा ताकत के लिए हाथों से भी एक दूसरा क्रैंक चला रहा है। और यही नहीं, मशीन को दाएं बाएं मोड़ने के लिए वो अपने सिर से जुड़े एक हेडपीस का इस्तेमाल कर रहा है। ये सारा काम इतना मुश्किल और थका देने वाला सिर्फ एक इंसान को करना था। सोचकर ही हैरानी होती है। तो चलिए अब दूसरे हिस्से में उस दिमाग के अंदर झांकते हैं जिसने ये सब सोचा। एक पुनर्जागरणकालीन व्यक्ति का दिमाग। आखिर कौन था वो इंसान जो ऐसी मशीन की कल्पना कर सकता था? लियोनार्डो दा विंची को समझने के लिए एक शब्द बिल्कुल परफेक्ट है, पॉलीमैथ। पॉलीमैथ मतलब एक ऐसा इंसान जिसे कई अलग अलग सब्जेक्ट्स में महारत हासिल हो, और वो सिर्फ चीजें जानता ही नहीं बल्कि एक फील्ड की नॉलेज को दूसरी फील्ड की प्रॉब्लम सॉल्व करने में इस्तेमाल करता है। और लियोनार्डो तो अल्टीमेट पॉलीमैथ है। सोचिए, वो एक ही वक्त में पेंटर थे, इंजीनियर थे, साइंटिस्ट थे और तो और एक एनाटॉमिस्ट भी। उनकी ये फ्लाइंग मशीन असल में उनके इन सारे टैलेंट्स का संगम थी। इसमें पक्षियों की एनाटॉमी की उनकी समझ थी, एक इंजीनियर वाली डिजाइन स्किल थी और एक आर्टिस्ट वाली कमाल की इमेजिनेशन भी। और ये बात सिर्फ हम आज नहीं कह रहे। उनके जमाने के ही एक लेखक जियोर्जियो वसारी ने 1550 में लिखा था कि लियोनार्डो का टैलेंट तो जैसे दैवीय था, जैसे वो आम इंसानों से कहीं ऊपर हो। मतलब लोग उस वक्त भी जानते थे कि वो कितने खास थे। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, नए विचारों का युग। देखिए, लियोनार्डो का काम अकेले में नहीं हो रहा था। वो एक ऐसे जबरदस्त दौर में जी रहे थे जो क्रांति और नए नए आइडियाज से भरा हुआ था। लियोनार्डो के जन्म से कुछ ही साल पहले गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। इसने यूरोप में जानकारी के फैलने का तरीका ही बदल दिया। इसी की वजह से आगे चलकर सुधार आंदोलन और वैज्ञानिक क्रांति जैसे बड़े बदलाव मुमकिन हुए। और ये बदलाव कितना बड़ा था, इसका अंदाजा यहां से लगाइए। प्रिंटिंग प्रेस से पहले किताबें हाथ से लिखी जाती थी, बहुत धीरे, बहुत महंगी और बहुत कम होती थीं। लेकिन प्रेस ने क्या किया? उसने ज्ञान को आम लोगों तक पहुंचा दिया, वो भी उनकी अपनी भाषा में। अब आइडियाज को फैलने से कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन यहीं पर लियोनार्डो की कहानी में एक बड़ा ही मजेदार ट्विस्ट आता है। वो एक ऐसे दौर में थे जहां आइडियाज तेजी से फैल रहे थे, पर उनके खुद के सबसे क्रांतिकारी विचार दुनिया से छिपे रहे। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, इतनी प्लानिंग, इतने स्केच, इतनी मेहनत के बाद क्या वो फ्लाइंग मशीन कभी सच में उड़ी? और इसका सीधा सा जवाब है नहीं। ऐसा कोई सबूत नहीं है कि इस मशीन ने कभी जमीन छोड़ी भी हो। और इसके पीछे बहुत ठोस वजहें थीं। पहली बात, एक अकेले इंसान के शरीर में इतनी ताकत ही नहीं होती कि वो खुद का और इस भारी भरकम मशीन का वजन सिर्फ पंख फड़फड़ाकर उठा ले। दूसरी वजह, उस जमाने का मटेरियल जैसे लकड़ी और रेशम उतना मजबूत नहीं था।
और सबसे ज़रूरी बात, एरोडायनामिक्स, यानी हवा में चीज़ें कैसे उड़ती हैं, इसकी साइंस अभी सदियों दूर थी। तो सबसे ज़रूरी बात, जिस दौर में प्रिंटिंग प्रेस ज्ञान को पूरी दुनिया में फैला रहा था, उसी दौर में लियोनार्डो अपने सारे आइडियाज़, सारे आविष्कार अपनी प्राइवेट नोटबुक्स में छिपाकर रख रहे थे। 13,000 से भी ज़्यादा पन्ने, जो उनकी मौत के बाद सदियों तक किसी ने नहीं देखे। यही वजह है कि उनके इतने कमाल के साइंटिफिक आइडियाज़ का उस वक्त के लोगों पर लगभग कोई असर ही नहीं हुआ। तो सवाल ये उठता है कि अगर मशीन उड़ी ही नहीं और आइडियाज भी छिपे रहे, तो आज हम इस फेलियर के बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कभी-कभी एक सपना अपनी कामयाबी से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। और यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। एक नाकामयाब आविष्कार जो दुनिया से छिपा रहा, वो इतिहास के सबसे मशहूर डिजाइन्स में से एक कैसे बन गया। देखिए, इसकी विरासत 3 खास बातों में है। पहली, ये साइंटिफिक मेथड का एक शानदार एग्जाम्पल है। ऑब्जर्व करो, आइडिया बनाओ और फिर इसे टेस्ट करो। दूसरी बात, भले ही वो फेल हुए, पर हवा और पंखों पर उनकी स्टडी ने आने वाले वक्त में एविएशन की नींव रखने में मदद की। और आखिर में, ये मशीन इंसानी महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। ये इस बात का सबूत है कि हम हमेशा अपनी हदें तोड़ने और नामुमकिन को मुमकिन करने का सपना देखते हैं। हाँ, लियोनार्डो की मशीन ने कभी जमीन नहीं छोड़ी, लेकिन उड़ने का सपना वो कभी नहीं मरा। और करीब 400 साल बाद राइट ब्रदर्स ने उसे सच कर दिखाया। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज ऐसे कौन से बड़े आइडियाज हैं जिनके पीछे हम पढ़ने को तैयार हैं, भले ही उनके फेल होने का पूरा चांस हो। क्योंकि इतिहास ने हमें यही सिखाया है कि कभी-कभी सबसे शानदार नाकामयाबियां ही भविष्य की सबसे बड़ी कामयाबियों की वजह बनती हैं।